प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, जो बिहार बोर्ड के 2026 में देने वाले हैं वो बच्चों के लिए हम लोग अभी चला रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है धातु अधातु। समझ गए? तो यह चैप्टर 3 में हम पिछले वीडियो में थोड़ा सा तकनीकी वीडियो के कारण, तकनीकी खराबी के कारण क्या हुआ था, पिछले वीडियो 2 वीडियो इस चैप्टर का डाल चुका हूं, यह तीसरा वीडियो होगा। दूसरा वीडियो में क्या हुआ था, डायरेक्ट कट गया था, उसमें हम वीडियो समाप्त नहीं कर गए थे, हम और पढ़ाते, लेकिन क्या हो गया था, अचानक प्ले लिस्ट बैठ गया, क्या कहते हैं, बोर्ड ही बंद हो गया, जिसके कारण उतना ही वीडियो रोकना पड़ा। और जहां से रोकना पड़ा, यहीं पर से, यहां से प्राकृतिक में उपस्थित धातुओं के बारे में हम आपको बता रहे थे पिछले वीडियो में। यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि धातुओं का मुख्य स्रोत क्या है, धातु के मुख्य स्रोत क्या है, यह हम बताए थे। यह भी मुक्त अवस्था में कौन, जो कोई अकेले पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, यह अकेले पाया जाता है, उसे मुक्त अवस्था में कहते हैं। संयुक्त अवस्था में जब कोई अकेले नहीं बल्कि संयुक्त अवस्था में जोड़ा पाए, दो से अधिक धातु एक साथ पाए जाते हैं, उसे संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और पारा हो गया, सल्फाइड हो गया, Hg पारासल्फाइड हो गया। अब पढ़ेंगे धातुओं का मुख्य स्रोत है, कहां से वह प्राप्त होता है, पृथ्वी के भूपट्टी पर। कहां से? भूपट्टी पर, पृथ्वी के सतह पर। हम आप पढ़ेंगे भूपट्टी क्या है, यही पढ़ रहे थे कि बस आप हो गया, समझ गए? तो यहां से हम लोग फिर से बढ़िया से सुंदर से पढ़ेंगे भूपट्टी क्या है। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपरपट्टी कर, पृथ्वी जो है ना उसके ऊपरी परत को हम लोग भूपरपट्टी कहते हैं। पृथ्वी के भूपट्टी पे परपट्टी में भूपरपट्टी होगा, यहाँ भूपरपट्टी में रहने वाले धातु की प्रतिशतता, मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातु की कितना प्रतिशतता है, कौन सी धातु को कितना पाया जाता है, वह देखिए। एल्युमिनियम जो है 7% है पृथ्वी पर, कैल्शियम जो है 3%, पोटासियम जो है 2.5%, टाइटेनियम है 0.6%, आयरन है 4%, सोडियम है 2.5%, मैग्नीशियम है 2%। ये अगर याद रहता है ठीक है, नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्री जल में पाया जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड, समझ गए, सोडियम क्लोराइड और क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये देखिए NaCl2 और MgCl2, NaCl कहिए या MgCl कहिए, बात पर 2 नहीं भी दीजिएगा चलेगा, समझ गए। यह जो है समुद्री जल में पाया जाता है, इतना बात याद रखेंगे। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड कहाँ पाया जाता है? समुद्री जल में पाया जाता है, क्योंकि यह खारा होता है, समझिए। उसके बाद कहता है भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी के सतह पर पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जो तत्व या यौगिक पाया जाता है, देखिए यह तत्व है ना, यह यौगिक है ना, यह इसको हम क्या लोग कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे खनिज क्या है, एक एक शब्द के डिफिनेशन देंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। यह नहीं कि ये सर क्वेश्चन बता रहे हैं, हम बहुत सुंदर से बता रहे हैं, समझा के बता रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। कहते हैं वही लोग सफल होता है जो स्मार्ट वर्क करता है, नहीं ना कि ऐसे मेहनत करते। मेहनत तो ठेला चलाने वाला भी करता है, लेकिन क्या उसको उतना सफलता मिलता है? नहीं मिलता है, समझ गए। स्मार्ट वर्क कीजिए, जो जरूरी है उसको पढ़िए, तभी आप बिहार बोर्ड में टॉपर कर सकते हैं। पिछले साल हम आपको बताएंगे नहीं, हम चाह रहे हैं कि मेरे संस्थान से ही बच्चा टॉप हो, तभी हम अपने बच्चा को इंटरव्यू डालेंगे। नहीं तो देखिए दोस्तों, तो खरीद बिक्री करके डाल देता है, हम वैसा नहीं करते। पिछले साल भी हमारे संस्थान से 470 प्लस बच्चा नंबर लाया था, लेकिन बिहार बोर्ड नहीं टॉप कर गया था। खास करके मेरा ही बेटी 450 नंबर आया था, जिसका प्रतिभा नाम है, समझ गए। इस सब के बारे में जिसको हम आपको छोटा सा डाले भी हैं, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होता, हम जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं ना आपको बहुत सुंदर से, यह सब ऑफलाइन की बात है। ऑनलाइन में तो मेरे पास अभी बहुत कम है, आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा तो बहुत ज्यादा बच्चा हो जाएंगे। तो हम आपसे वादा करता हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ज्यादा रहे चाहे कम रहे, आपको यह सेवा देते रहूंगा हमेशा, समझ गए। आगे आइए, कहते हैं खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज
ऐसे भौतिक धातु पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। खनिज कहाँ से खोद के निकाले जाते हैं? खान से। खान कहाँ है कि पृथ्वी के सतह के नीचे है, या पृथ्वी के सतह में विद्यमान हर धातु युक्त ठोस को खदान कहते हैं, या पृथ्वी के सतह में जो भी धातु है उस सबको हम लोग खनिज कहते हैं। समझिए, कुछ उपयोगी खनिज पदार्थ का नाम लिखें, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइड, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि आप लिख दीजिएगा। समझ गए? कहेगा कुछ खनिज पदार्थ का नाम लिखे तो लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइड, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर इतना लिख दीजिए। अयस्क क्या है? अब हम पढ़ेंगे अयस्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त होते हैं वह अयस्क कहलाते हैं। जो हम भूपरपट्टी पर जो खान से खोदे जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। लेकिन खोद कर लाए, अब उसको आप मान लीजिए कोई चीज खोद कर लाए, मान लीजिए लोहा चाहे कुछ लाए हैं, लोहा में कुछ और चीज मिला हुआ है वो लाए हैं, अब उसको हमको शुद्धिकरण करने में ही लग गया रुपया, 50,000 रुपया लग गया, और 50,000 का उस सामान भी नहीं निकला, मार्केट में 50,000 का वैल्यू भी उसका नहीं है, तो क्या हुआ? अयस्क कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। यानी यह, इसको अगर लोहा हम निकाले हैं, इसमें कुछ अशुद्धि है, इसको शुद्ध करने में 10,000 रुपया लगा और बिका 20,000 में, तो समझिए यह अयस्क कहलाएगा। यानी आसानी से देखिए लिखा हुआ है ना, वे खनिज, अयस्क हम आपको बता दिए, आपको समझ में आ गया होगा कि अयस्क किसे कहते हैं। वे खनिज जो आसानी से, देखिए वे खनिज जिसमें धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। जो भी खनिज है क्या वो सब अयस्क होगा? नहीं होगा। सभी अयस्क खनिज हो सकता है, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, क्योंकि कुछ खनिज तो अयस्क हो भी नहीं सकता है, नहीं भी बन सकता है। समझ गए? इसलिए लिखा गया है। अयस्क कई प्रकार के होते हैं, अब समझेंगे हम। अयस्क उसमें अशुद्धि जो मिला हुआ रहता है कई प्रकार के होता है, उसका प्रकार देख लेंगे। देखिए ऑक्साइड अयस्क क्या होता है, वैसे देखिए नाम से, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्साइड अयस्क जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो उसे ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। वैसे अयस्क जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित हो गया, जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में क्या हो? ऑक्सीजन उपस्थित हो, उसे हम ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। जैसे अल्मुनियम ऑक्साइड, इसको कोरंडम भी कहते हैं, हेमाटाइट भी कहते हैं। यहाँ देखिए आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटाइट आयरन ऑक्साइड, समझिए क्यूपराइड मतलब कॉपर ऑक्साइड, क्यूपाइड प्राइडट कह सकते हैं। तो हम कॉपर सल्फेट, इसको रासायनिक नाम ही कह सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड सॉरी बच्चों, सल्फेट ना है, एस रहेगा, एस सल्फर का होता है, यहाँ वो है ऑक्साइड। और हम पढ़ ही रहे हैं ऑक्सीजन सल्फेट, ऑक्सीजन अयस्क, तो जिसमें अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन उपलब्ध हो उसे हम ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। इतना बात समझ में आपको आ गया होगा। बहुत आसान है, कितना आसान है केमिस्ट्री, आप देख रहे हैं ना। देखिए सल्फाइड अयस्क जिसमें अशुद्धि के रूप में सल्फर हो उसे हम सल्फाइड अयस्क कहेंगे। जो ऐसे अयस्क जिसमें धातु के साथ अशुद्धि के रूप में सल्फर उपस्थित हो उसे हम सल्फाइड अयस्क कहते हैं। जैसे आयरन सल्फेट सल्फाइड, देखिए कॉपर सल्फाइड है ना, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ग्लांस यानी कॉपर सल्फाइड, सिनेबार HGS मतलब पारा सल्फाइड, जिंक सल्फेट, समझ गया। यह सब आप सल्फेट सल्फेट हाँ सल्फाइड कह सकते हैं। जिसमें सल्फर अशुद्धि के रूप में हो सल्फर सल्फाइड अयस्क, जिसमें ऑक्सीजन अशुद्धि के रूप में है उसे हम ऑक्साइड अयस्क कहेंगे। बस इतना। कार्बोनेट अयस्क जिसमें अशुद्धि के रूप में कार्बन हो, वैसे अयस्क जिसमें अशुद्धि धातु के साथ अशुद्धि के रूप में कार्बन उपस्थित हो उसे कार्बन अयस्क कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, समझिए कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, केलेमाइनर यानी जिंक कार्बोनेट इसको कहते हैं, समझ गए रासायनिक नाम में। तो जिसमें जो चीज है तो परिभाषा बहुत आसान है। देखिए हेलाइड अयस्क क्या है, यह पर ही पूछा भी जाता है, सब पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि वह नहीं पूछा जाता। वैसे अयस्क जिसमें धातु तथा
धातु के साथ शुद्धि के रूप में हेलोजन यानी क्लोराइड, देखो हेलोजन किस किस गैस को कहा जाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह सब चारों को क्या कहा जाता है, हेलोजन हो कहते हैं। जिसमें अशुद्धि के रूप में हेलोजन हो उपस्थित हो उसे हम हेलोजन अयस्क कहते हैं। और कौन कौन होता है हेलोजन में, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन, याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़िएगा। जैसे रॉक सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, फ्लोस्पार यानी सोडियम कैल्शियम, समझ गए, कैल्शियम CaF2 समझ गए। यह आप याद रखेंगे तो बहुत सुंदर से आपका हो जाएगा। आप एक ही उदाहरण लिखिए, यह अगर याद नहीं हो रहा है तो नहीं लिखिए, या तो हम कई बार बताए NaCl नमक का लवण है, तो समझ गए, इसको रॉक सॉल्ट नहीं रखिएगा, सोडियम क्लोराइड तो याद रख सकते हैं, समझ गए। इसमें अशुद्धि के रूप में क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन रहे, यह सब रहे, फ्लोरीन रहे, यहाँ देखिए सोडियम फ्लोराइड है, यहाँ क्या है एप्स फ्लोराइड, फ्लोरीन है ना, फ्लोराइड इसको पढ़ेंगे, फ्लोरीन पढ़ेंगे, समझ गए। तो अशुद्धि के रूप में यह चारों तत्व जिसमें रहेगा उसको हम हेलाइड अयस्क कहेंगे, हेलाइड अयस्क कहेंगे, हेलाइड। इडवा है ऐसा नहीं, वो समझिएगा, हेलाइड समझिएगा, समझ गए, हेलाइड अयस्क कहते हैं, यह भी आप समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म क्या है, यह भी बहुत सुंदर से हम लोग पढ़ेंगे। धातु कर्म होता क्या है तभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए धातु कर्म क्या होता है यह ध्यान से देखेंगे हम आप लोग। तब पूछा जाता है, सबसे क्वेश्चन कह रहा है धातु कर्म किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन यही है कि धातु कर्म किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अयस्क, देखिए अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालने की पूरे प्रक्रम को ही धातु कर्म कहते हैं। अभी हम अयस्क के बारे में पढ़े थे कि अयस्क कौन कौन सी होती है। अयस्क किसे कहते हैं कि जो कम खर्च में खनिज से अयस्क प्राप्त करे उसे हम अयस्क कहते हैं। बहुत प्रकार का अयस्क होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिल रहता है ऑक्साइड अयस्क, जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें हम सल्फर मिल रहता है सल्फाइड अयस्क, जिसमें हेलोजन मिल रहता है हेलोजन, जिसमें कार्बोनेट मिल रहता है कार्बोनेट अयस्क कहते हैं, समझ गए। इतना बात आप को पढ़े थे, उसी को हम लोग कहते हैं धातु कर्म। देखिए अयस्कों से वह देखिए यह हम बताए थे ऑक्साइड अयस्क से कैसे धातु हम बनाएंगे, उसको अलग करेंगे ऑक्सीजन को कैसे, तो वही कहता है अयस्कों से धातुओं को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है अयस्क से, अयस्क देखिए अयस्क जो भी है उसमें तो शुद्धिक रूप में कुछ ना कुछ मिला हुआ है, उसको अलग करने की प्रक्रम ही क्या कहलाता है, पूरे प्रक्रम धातु कर्म कहलाता है। धातु कर्म के सिद्धांत निम्न है, क्या क्या सिद्धांत है याद रखेंगे। अधिक क्रियाशील धातु को वैद्युत अपघटन विधि से अलग किया जाता है। अधिक जो क्रियाशील धातु है उसको किस विधि से अलग किया जाता है, वैद्युत अपघटन विधि से अलग किया जाता है, यह बात आप याद रखेंगे। अब बीच के धातु जो न तो अधिक क्रियाशील है न ही कम अभिक्रियाशील है को उसे भर्जन या निस्तापन विधि द्वारा अलग किया जाता है, यह भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। उसे क्या, जो अधिक क्रियाशील है उसको विद्युत अपघटन विधि से हम अलग करेंगे, ऑक्साइड से अयस्क से धातु निकालेंगे, लेकिन जो बीच में है और जो कम है उसको हम भर्जन और निस्तापन विधि द्वारा अलग करेंगे। यह दोनों विधि आपको पूछा जाता है, वह भी पढ़ेंगे। और अंतिम में स्टार देख लिखा हुआ है कम क्रियाशील धातु को गर्म करके हम लोग प्राप्त कर लेंगे। जो कम क्रियाशील धातु है उसको गर्म करने मात्र से हम लोग को अयस्क प्राप्त हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे गैंग क्या है। यह गैंग वो नहीं है कि आप चोरी करने वाला गैंग, डकैती करने वाला गैंग, यह गैंग की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ है अयस्कों में छोटी छोटी अशुद्धियां मिली होती है, उसे हम गैंग कहते हैं। अशुद्धि के रूप में जो भी अयस्क में अशुद्धि मिला हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। लेकिन छोटा छोटा अगर मिला हुआ रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। इतना बात आप याद रखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे अयस्कों को सांद्रण कैसे किया जाता है, यानी इसको शुद्ध कैसे किया जाता है, यानी इसको अलग कैसे किया जा सकता है। सांद्रण मतलब अलग कहिए या इसे शुद्ध कहिए, कैसे किया जाता है। सांद्रण क्या है, यह देखिए अयस्कों को साफ सुथरा करने के पूरे प्रक्रम को ही हम अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। इससे पहले भी हम आपको बताए थे धातु कर्म
लगभग इसी से पूरा मिलता जुलता है। अयस्कों को, धातुओं को बाहर निकालने की पूरे प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं, और अयस्कों से साफ सुथरा के पूरे प्रक्रम को ही अयस्कों का संद्रण कहते हैं। अयस्क से वो शुद्धि हटाने की क्रिया को हम अयस्कों को संद्रण कहेंगे। आप समझिए, यह जो इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखना होगा। सब इंपॉर्टेंट है, जितना है कई बार पूछा गया है। अयस्कों का संद्रण क्यों किया जाता है और ये कितने प्रकार के होता है, यह देख लीजिए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए अयस्कों का संद्रण किया जाता है। अयस्कों को संद्रण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, अयस्कों का संद्रण हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं, और वह जितना भी प्रकार है हम लोग देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट प्रकार है उसके बाद ही हम लोग छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़, जैसे जैसे हाथ से चुनकर, यह आप बहुत भली भांति जानते होंगे। दाल चाहे चावल में घर में आप देखते होंगे उसमें कुछ कंकर है, तो पहले हम चुन के निकाल देते हैं। उसी प्रकार वैसे अशुद्धि जो आकार में बहुत बड़ा हो, उसके लिए वह विधि प्रयोग में लाई जाती है। मतलब उसको चुन कर अलग कर दिया जाए। आकार में अगर बड़ा बड़ा रहे तो दिखेगा कि अशुद्धि है, ये अयस्क है, तो उसको चुन कर हम लोग अलग कर लेंगे, बस शुद्ध अयस्क मिल जाएगा। समझिए, शुद्ध अयस्क मिल जाएगा। दूसरा है चलनी या चाल कर। आप देखे होंगे घर में कभी केरा और जैसे मटर और सरसों दोनों एक साथ को आप दौनी कर लीजिए, चाहे उसको जैसे भी कहिए, दोनों मिला हुआ है, तो उसको आपको चलनी से चाल कर मटर और क्या कहते हैं सरसों को अलग आप कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए, बहुत छोटे अशुद्धि जिन्हें हाथ से चुनना संभव नहीं हो, जो हाथ से चुनना संभव है वो तो हाथ से चुनकर अलग कर लेंगे, जो हाथ से चुनना संभव नहीं हो उसे चलनी से हम चाल कर अलग कर सकते हैं। दो विधि तो आपको ऐसे हो गया। इसके संद्रण हम कौन कौन विधि से कर सकते हैं? हाथ से चुनकर, चलनी से चाल कर, और तीसरा देखिए ओसाई के द्वारा। ये तो आप गाँव घर में बहुत देखे होंगे। देखिए, यहाँ एक महिला जो है आप ऊपर से गिरा रहा है, इसमें जो भूसा होगा वो दूर चल जाएगा, हवा के कारण ही दूर चल जाएगा। जो इसमें ओरिजिनल अयस्क होगा यहीं पर बैठ जाएगा, और जो अशुद्धि होगा वह दूर चल जाएगा। यही ओसाई विधि हो गया। इस विधि से अयस्क भारी होता है, यानी जो गेहूं से भूसा अलग करना, गेहूं भारी होता है कि नहीं होता? हो भी करता है। भूसा हल्का होता है। वही उदाहरण आप ले लीजिएगा। अयस्क भारी एवं अशुद्धि हल्का होता है, जिसके भारी अयस्क वहीं रह जाता है और हल्का अशुद्धि हवा में उड़ जाता है। हवा में क्या करता है? उड़ जाता है। उस हो गया ओसाई द्वारा। अगला विधि हम पढ़ेंगे गुरुत्व पृथक्करण विधि या द्रव चलित विधि। क्या है? बहुत आसान है। इस विधि से अयस्क भारी और अशुद्धि हल्के होता है। जिस प्रकार से ओसाई किए न, उसी प्रकार से यह भी होता है। इस विधि से अयस्क क्या होता है? भारी, और जो उसमें अशुद्धि मिलल रहता है वह हल्का होता है। इसमें अयस्क का महीन चूर्ण किया जाता है। जो अयस्क है अशुद्धि मिला हुआ है उसको छोटा छोटा चूर्ण कर लिया जाता है। चूर्ण करके दाब स्थान पर रखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं, समझ गए? यह रख दिए हैं, ठीक है, रख दिए। उसके बाद उस पर जल का प्रवाह किया जाता है। रखने के बाद इस पर जल प्रभाव किया जाता है, मतलब जल की धारा दिया जाता है। उसके बाद उस पर जल का प्रभाव किया जाता है, जिससे अयस्क और अशुद्धि अलग हो जाती है। जैसे ही यहां से देखिए, पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी अयस्क है, सुनिए, अयस्क है, इसको महीन चूर्ण कर लेना है और जल में मिला देना है। जल में मिलाकर घोल करके यहां से आप अगर गिराइएगा तो ये बना हुआ कैसे जानते हैं? ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। यहां से जैसे ही पानी बहाइएगा तो जो भारी चीज है यहाँ बैठ जाएगा, और जो जल है इधर चल जाएगा। जो भारी चीज है यहाँ पे देखिए, यहाँ भारी चीज बैठ गया है, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यह जो बैठ गया अयस्क बैठ गया, और अशुद्धि इसमें आपका गिर के आ गया। यही है द्रव चलित विधि। मतलब द्रव यानी पानी को चलाकर भी अयस्क को अलग कर सकते हैं, उसे हम द्रव चलित विधि कहेंगे। आगे विधि हम पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। यह भी हम आपको बताते हैं। देखिए ना, आपको बताते हैं। इस विधि में अयस्क का महीन चूर्ण करके अयस्क को हॉपर में रख देता है। हॉपर क्या होता है? देखिए, आटा पीसने वाला मशीन देखे हैं? आटा पीसने वाला मशीन ऐसे होता है, समझिए। आप जो भी अयस्क है ऐसे रहता है ना, इसमें आप गेहूं डालते होंगे, यहाँ से आपको निकलता होगा थोड़ा थोड़ा,
उसी प्रकार से यह हॉपर में महीन चूर्ण करके इसमें रख दीजिए। और उसके बाद जब मोटर की सहायता से बेल्ट घुमाया जाता है तब यहाँ पर एक बेल्ट लगा दिया जाएगा, यहाँ पर एक बेल्ट लगा दिया जाएगा। और इस पर महीन चूर्ण जब गिरेगा ना, बेल्ट लगाने के बाद देखिए क्या होता है, बिना चुंबक गुण वाले पदार्थ आगे गिर जाता है और चुंबकीय गुण वाले पदार्थ पीछे गिरता है। इस प्रकार से अयस्क एवं अशुद्धि को अलग किया जाता है। यहाँ जैसे आपको फिर से हम समझाते हैं, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा, कितना आसान है आप समझिए। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? चुंबक के द्वारा हम लोग अलग करेंगे। चुंबकीय पृथक्करण में हम लोग चुंबक के द्वारा अलग करेंगे। मान लीजिए यह हॉपर है, इसमें आप अयस्क का महीन चूर्ण डाल दिए हैं। अब यहाँ पर एक बेल्ट लगा देंगे चुंबक वाला, और जैसे गिराएंगे यहाँ मोटर लगा हुआ है तो इस पर जैसे जाएगा ना, जो धातु है, जो अयस्क है, वह इसमें बेल्ट में चिपका हुआ रहेगा, क्योंकि यह तो चुंबक है तो चिपक के यहाँ गिरेगा। लेकिन जो अशुद्धि है वह आगे चलकर यहाँ ही गिर जाएगा, क्योंकि इसमें चिपकेगा नहीं। इसी को कहते हैं हम लोग चुंबकत्व, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबक के द्वारा अलग करना ही चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब आइए फेन प्लावन विधि। फेन मतलब जानते हैं आप, कभी झाग देखे हैं? जैसे सरफ साबुन को आप ऐसे हिलाइएगा पानी में तो देखिए फेन नहीं निकलता है। उसी विधि से हम लोग इसको अलग करने वाले हैं। अयस्क में जो भी अशुद्धि है अलग करेंगे। देखिए इस विधि से में अयस्क का महीन चूर्ण करके, देखिए हम तीन विधि में हमको चूर्ण बनाने के लिए बोले थे आपको, गुरुत्व पृथक्करण विधि और चुंबकीय विधि और फेन प्लावन विधि। सब में महीन चूर्ण पहले अयस्क को करके पात्र में डाल देंगे, किसी भी पात्र में डाल देंगे। तारपीन भारी तेल मिश्रित जल में जब वायु का झोंका प्रवाहित करेंगे तो अयस्क हल्का होने के कारण फेन के साथ ऊपर चला जाता है और अशुद्धि नीचे चला जाता है। यह विधि सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। यह विधि किस अयस्क के लिए किया जाएगा? फेन प्लावन विधि सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क हल्का होता है, अगर वह पानी में मिलाएंगे और उसको हिलाएंगे नहीं तो सल्फाइड अयस्क ऊपर आ जाएगा, जैसे फेन ऊपर आ जाता है, और बाकी अशुद्धि है ना उसके नीचे रह जाएगा, तो ऊपर से आप निकाल लीजिए, आपका हो जाएगा सल्फाइड अयस्क। समझिए, सल्फाइड अयस्क का बाहर हो जाएगा। समझिए, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको। समझिए, उसके बाद गलनिक पृथक्करण विधि, मतलब गला करके उसमें टेम्परेचर देकर। गलनिक पृथक्करण विधि क्या है पहले समझ लीजिए आपको, तब हम आपको बताते हैं। यह विधि में हम आपको बताना चाह रहे हैं गलनिक पृथक्करण विधि क्या है, यह आप समझिए कितना आसान है। मान लीजिए यह अयस्क है, यह खनिज से निकाला हुआ अयस्क है, इसमें अशुद्धि के रूप में कुछ है। जो अशुद्धि है न, अशुद्धि है उसका गलनांक बहुत ज्यादा है, उसको 800 डिग्री सेल्सियस डालेंगे तब वह गलेगा, नहीं तो नहीं गलेगा। लेकिन जिसमें जो अयस्क है, जो हमको काम का चीज है, जो हमको जरूरी है निकालना, उसका गलनांक मात्र 200 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे ये जो अयस्क है पिघल जाएगा, 200 डिग्री तक जाएगा तो अयस्क पिघलने लगेगा, लेकिन अशुद्धि नहीं पिघलेगा, वह वैसे रह जाएगा। उसको तो 800 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो जैसे पिघलेगा इसको दूसरा बर्तन में रख लेंगे, बस हो जाएगा प्राप्ति। समझ गए, इतना ही आसान है। देखिए लिखा है गलनीकरण विधि। गलनिक पृथक्करण विधि एक ऐसा विधि है जिसमें हम ऐसे अयस्क का सांद्रण करते हैं जहां अयस्क और अशुद्धि को गलनांक अलग अलग होता है, दोनों को गलनांक अलग अलग होता है। देखिए इस विधि में हम अयस्क का कण को पीसकर उसे गर्म करते हैं। गर्म करने से अयस्क का कण द्रवित अवस्था में चला जाता है, क्योंकि उसका गलनांक कम होता है, जबकि अशुद्धि ठोस अवस्था में ही रह जाता है। इसके बाद हम इसे एक ढालू नुमा तल के सहारे अयस्क के द्रवित कण के अशुद्धि को अलग कर लेते हैं। बहुत आसानी से अलग कर लेंगे, कितना आसान है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 8वां विधि, निक्षालन विधि। क्या है? निक्षालन विधि। यह विधि भी समझिए कुछ नहीं है, ये इतना कहिएगा भारी है, कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। कहते हैं यह विधि वैसे अयस्क के लिए अपनाया जाता है जिससे अयस्क और अशुद्धि के गुण अलग अलग हो, जिसमें अयस्क और अशुद्धि का गुण ही अलग अलग हो, तभी हम निक्षालन विधि से कर सकते हैं। अर्थात एक जल में विलेय हो और दूसरा जल में अविलेय हो। मतलब यह निक्षालन विधि हम किसमें प्रयोग कर सकते हैं? एक जल में घुलनशील हो, एक जल में नहीं घुलनशील हो, तब हम यह विधि
प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जल में विलेय धातु को कण जल में घुल जाते हैं, जल में विलेय धातु का कण क्या हो जाता है, घुल जाते हैं और अशुद्धि जल में नहीं घुल पाते हैं। फिर बाद में उस जल को छानकर गर्म करने से अयस्क प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए यहाँ देखिए, यह अशुद्धि के रूप में यह जमा हो गया, इसमें जैसे जल में घुमाएंगे, यहाँ वायु देंगे, हवा देंगे, तो यह क्या करोगे, हिल उल के जितना भी अशुद्धि है ना नीचे बैठ जाएगा और यह जल में शुद्धि जो हमारा अयस्क है वह हो जाएगा। यह जल को क्या करेंगे, अलग से अब छान लेंगे, क्या अशुद्धि नीचे बैठ गया, छान के गर्म करेंगे ना जल को, तो जल उड़ जाएगा, जो हमारा अयस्क है वह प्राप्त हो जाएगा। समझ गए, यही है निक्षालन विधि, बहुत ही आसान है। आगे हम पढ़ेंगे भर्जन या जारण किसे कहते हैं। हम कुछ ही देर पहले आपको बताए थे, यह बहुत जरूरी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पूछा भी जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छा से आप लोग देखेंगे। कहा जाता है, देखिए भर्जन या जारण क्या है समझिए, यह सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है और वाष्पशील अशुद्धियां बाहर हो जाता है। इस क्रिया को भर्जन या जारण कहा जाता है। समझ लीजिए, एक बार और समझिए भर्जन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट, मोस्ट भी आई, इसको समझिए, सब तो भी आई है लेकिन मोस्ट भी आई समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आई समझिए। कहता है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे। देखिए सल्फाइड अयस्क जो भी है, सल्फर जिसमें मिला हुआ है, देखिए जिंक सल्फेट है, समझ गए, इसको हम क्या करेंगे, अधिक तापमान पर गर्म करेंगे और यह ऑक्सीजन अयस्क में बदल जाएगा। यह ऑक्सीजन अयस्क में बदल गया, देखिए ZNO हो गया, क्या हो गया, ZNO हो गया और प्लस SO2 हो गया, समझिए, इस बदल जाएगा और शुद्धियां बाहर हो जाते हैं। इस क्रिया को ही अयस्क में बदल जाता है। जैसे ही इसको गर्म करेंगे ना, तो यह क्या होगा, आपका अथीन बदल जाएगा। देखिए यह बदल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ गलत किया गया है, यहाँ कुछ आपका उल्टा पुल्टा लिखा गया है, देखिए ना, यह देखिए, वो यहाँ जो है हम इसको हम जिंक ब्लेड को हम लिख देते हैं ZNS, यह जिंक सल्फेट है। इसमें क्या होगा, इसको अधिक ताप पर जैसे ही गर्म करेंगे, यह क्या हो जाएगा, ZN, देखिए क्या हो जाएगा, ZNO, जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। देखिए ऑक्साइड अयस्क में बदल जाएगा, ऑक्साइड अयस्क बन गया, अब प्लस H2O, यह उड़ जाएगा और शुद्धि के रूप में क्या कर रहा है, उड़ जाएगा। देखिए दिखा रहा है ना, ZNO बचेगा और उड़ जाएगा। इसमें आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, कोई भी अगर जलाएंगे कोई भी चीज तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में न जलाएंगे, यह समीकरण यह होगा, यह गलत है, समझ गए, यह थोड़ा सट गया है, सही ही है, यह बीच में ऐसे होगा, समझ गए। देखिए यह जैसे ही जिंक सल्फेट को हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड हवा में उड़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं भर्जन या जारण कहते हैं। इतना बात आप समझ गए। यहाँ भी सेम चीज प्रक्रिया दिया गया है, दूसरा समीकरण है ये। देखिए पारा सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग गर्म करेंगे तो पारा ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में उड़ जाएगा। इतना बात आप याद रखेंगे। इसी को हम भर्जन और जारण कहते हैं। जो सल्फाइड अयस्क, जिसमें सल्फाइड अयस्क के रूप में जो भी सल्फराइड अयस्क पाया जाता है, उसको हवा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वह बन जाएगा सल्फर, क्या कहते हैं, अयस्क के ऑक्साइड बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, भर्जन या जारण कहते हैं। उसके बाद अभी इसको आप गर्म करेंगे तो अपने आप उड़ जाएगा। ये वायु उड़ाना बहुत आसान है, हवा ऑक्सीजन निकालना बहुत आसान है, समझ गए। देखिए निस्तापन किसे कहते हैं, यह भी बीबीआई है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से, देखिए अधिक ताप पर गर्म करना है यहाँ पर इसको सल्फाइड अयस्क को, लेकिन कार्बोनेट अयस्क को सीमित ताप यानी कम ताप पर इसको गर्म करने पर, कम ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होगा। उसमें ज्यादा ताप चाहिए भर्जन में, निस्तापन में कम ताप चाहिए। देखिए जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, यह कार्बोनेट है, CO3 क्या है, कार्बोनेट है, गलत लिखा गया, कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट को यदि हम वायु के उपस्थिति में यहाँ जलाएंगे
तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। समझ गए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को वायु के उपस्थिति, देखिए बढ़िया से लिखा नहीं है, हम ठीक से लिख देते हैं, Zn प्लस ZnCO2 जिंक कार्बोनेट को वायु की उपस्थिति में अगर सीमित कम ताप पर इसको गर्म करेंगे तो ZnO धातु के ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड उड़ता था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगा क्योंकि कार्बोनेट अयस्क है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम अगर गर्म करेंगे COCO3 ऑक्सीजन की उपस्थिति में सीमित मात्रा में, तो यह बन जाएगा CaO का कैल्शियम ऑक्साइड प्लस COO बन जाएगा। समझ गए, CO2 बन जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए निष्पादन या और भर्जन दोनों क्रिया एक भट्ठी में की जाती है। यहाँ में जोड़ दीजिएगा, भट्ठी में की जाती है, जिसे परावर्तनी भट्ठी, जिस भट्ठी में यह दोनों क्रिया की जाती है उसे हम परावर्तनी भट्ठी कहते हैं। याद रखेंगे परावर्तनी भट्ठी किसे कहते हैं, तो कहिएगा निष्तापन और भर्जन दोनों क्रिया जो भट्ठी में किया जाता है उसे हम परावर्तनी भट्ठी कहते हैं। इन दोनों प्रक्रिया में धातु अपने ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। इन दोनों प्रक्रिया में क्या हो रहा है, धातु ऑक्साइड के रूप में देखिए बदल रहा है, धातु ऑक्साइड के रूप में बदल रहा है, वही चीज लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे। अब जो पढ़े हैं ना उसी में कुछ अंतर देख लेंगे। भर्जन और निष्तापन में अंतर क्या होगा, भर्जन निष्पादन। देखिए इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, अधिक वायु के। यहाँ वायु का अनुपस्थिति समझिए सीमित मात्रा यहाँ लिख दिए हैं, वायु हम लिख दिए हैं, सीमित मात्रा मतलब होता है छोटा सा, अधिक ताप पर गर्म करने से यहाँ सीमित मात्रा, वायु की सीमित मात्रा, थोड़ा सा वायु रहेगा उसमें, हवा की ज्यादा जरूरी नहीं है, यानी नहीं रहेगा तो चलेगा। समझ गए, इतना लिख दिए, सीमित मात्रा में अयस्क को गर्म किया जाता है। सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह जो है सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में, यह जो है कार्बोनेट अयस्क के लिए गलत है, यह वहां भी गलत था, कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें अयस्क ऑक्सीकृत होता है, इसमें भी अयस्क क्या होता है, निर्जलीकृत होता है। इसमें क्या होता है, निर्जलीकृत होता है, ऑक्सीकृत होता है। इसमें क्यों निर्जलीकृत होता है, क्योंकि यह तो ऑक्सीजन से ही ऑक्साइड ही बनता है, लेकिन इसको हम लोग निर्जलीकृत कहते हैं क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी क्रिया होता है उसे हम निर्जलीकरण, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहते हैं उसे ऑक्सीकृत कहते हैं। समझिए, क्योंकि यहाँ सीमित मात्रा ही वायु चाहिए, समझिए कम मात्रा में वायु चाहिए, इसलिए हम निर्जलीकृत कहेंगे। समझ गए, इतना याद रखिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। अब हम धातु के ऑक्साइड प्राप्त कर लिए, अब इससे हम लोग धातु प्राप्त करेंगे बहुत आसानी से। देखिए उष्मा द्वारा अवकरण। अब धातु को से हम उष्मा से कैसे हम धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करेंगे, इसमें दो चीज मिला हुआ है, जैसे HGS तो सल्फर मिला हुआ है, जैसे हम कहेंगे HGO तो मरकरी ऑक्साइड है, तो इसको हम ऑक्सीजन को तो अलग करना ही ना होगा, इसको अलग करना होगा। समझिए, तो इसमें क्या होगा, आप जो है बहुत आसानी से करते हैं। मरकरी धातु को प्राप्ति कैसे करेंगे आपको लिखा हुआ रहेगा, तो बहुत आसान से आप निकाल सकते हैं। मरकरी धातु को प्राप्ति सिनेबार अयस्क से की जाती है, इन्हें सिर्फ गर्म करने से मरकरी धातु प्राप्त होता है। देखिए सिनेबार अयस्क है, समझ गया, यह क्या है, सिनेबार अयस्क है, यह सिनेबार अयस्क है। यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, ईश्वरीय यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये है, हम आपको अयस्क ऑक्साइड प्राप्त करने की विधि बताए थे। यहाँ क्या बताए थे, ऑक्साइड प्राप्त करने की विधि, लेकिन नहीं तो अभी फिर से बता देते हैं। देखिए HGS यह सल्फर के रूप में ऑक्साइड है, यह भी हम थोड़ा देर बताए थे ना, भर्जन विधि से सल्फाइड अयस्क को अलग करते हैं। समझ गए, सल्फाइड अयस्क रूप में रहता है पारा मरकरी, तो पारा नहीं मरकरी, उसका तो Pb होता है। देखिए मरकरी अयस्क, इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो HgO प्लस SO2 बन जाएगा। समझिए, यह तो अशुद्धि है, उड़ जाएगा, लेकिन यह मरकरी ऑक्साइड बन जाएगा। अभी मरकरी ऑक्साइड को पुनः अब इसको हम गर्म करेंगे ना, थोड़ा सा उष्मा देंगे ना HGS को, तो Hg अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यह देखिए शुद्ध मरकरी हमको प्राप्त हो गया। तो आप इतना ही लिख दीजिएगा, मरकरी धातु को प्राप्ति सिनेबार अयस्क से होता है, सिनेबार अयस्क से होता है, बस हो गया। इन्हें सिर्फ गर्म करने से प्राप्त होगा। देखिए गर्म कर रहे हैं ना,
बस इसमें बीच में होगा अपन, तो गर्म करने से आपका प्राप्त हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे तांबा धातु को प्राप्ति कैसे करेंगे। तांबा धातु को प्राप्ति कैसे करना है यह पढ़ लेते हैं। तांबा धातु को प्राप्त कॉपर गलनांश से की जाती है। इन्हें सिर्फ गर्म करने से, देखिए इसको सिर्फ आपको यह याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। मरकरी धातु किससे प्राप्त किया जाता है, सिनेबार अयस्क से। तांबा किससे प्राप्त किया जाता है, कॉपर गलनांश से किया जाता है। इन्हें सिर्फ गर्म करने से दोनों में, देखिए यह कॉपर सल्फाइड को जब अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, यह शुद्धिक रूप में उड़ जाएगा। उसके बाद इसको जब गर्म करेंगे कॉपर ऑक्साइड को, तो Cu अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। देखिए शुद्ध कॉपर तांबा प्राप्त हो गया ना, शुद्ध तांबा प्राप्त हो गया। कॉपर गलनांश इसको कहते हैं, कॉपर गलनांश कहते हैं CuS को। समझ गए। अब हम लोग कार्बन द्वारा अपकरण पढ़ेंगे। वह गर्म करके हम जो ऊष्मा द्वारा अपकरण पढ़े थे, अपकरण मतलब होता है अलग करना, शुद्ध करना। समझ गए। तो यह को ऊष्मा द्वारा पढ़ लिया। अब हम लोग कार्बन द्वारा पढ़ेंगे। समझ गए। तो इसको भी बहुत सुंदर से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जिंक धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है, क्वेश्चन हम लिखे हैं जिंक धातु की प्राप्ति हम लोग कैसे करेंगे। तो जिंक ऑक्साइड को, देखिए जिंक ऑक्साइड ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन यानी लकड़ी या लकड़ी का कोयला से के साथ मिलाकर, जिंक ऑक्साइड को हम लकड़ी के कोयला के साथ मिलाकर गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिंक धातु प्राप्त होता है। जिंक ऑक्साइड नहीं, जिंक धातु। देखिए ना यह छोड़िए, अब जिंक ऑक्साइड ये है, इसमें कार्बन मिला दिए, लकड़ी का कोयला मिला दिए, और जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो यह जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको उड़ जाएगा हवा में, बस आपको जिंक प्राप्त हो गया। कितना आसान, इसी को कहते हैं कार्बन द्वारा अलग करना, कार्बन विधि, कार्बन द्वारा अवकरण लकड़ी के कोयला द्वारा। ठीक है। लेड धातु की प्राप्ति कैसे करेंगे, यानी सीसा को, Pb को। तो इसको भी लेड ऑक्साइड को जब कार्बन यानी लकड़ी के कोयला के साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो लेड यानी सीसा प्राप्ति हो जाएगा, यानी PbO क्या है, लेड ऑक्साइड है। इसमें क्या करेंगे, देखिए PbO क्या, लेड ऑक्साइड, इसमें कार्बन मिलाएंगे यानी लकड़ी का कोयला मिला देंगे और थोड़ा सा ही गर्म करेंगे तो आपका बन जाएगा क्या है, मरकरी, ये कहते हैं लेड सॉरी बच्चों, मरकरी अथी बोला जाता है जल्दी में। तो लेड यानी सीसा बन जाएगा। अब प्लस क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। बीच में तीर का निशान टाइपिस्ट महोदय देना भूल गए, इसके लिए सॉरी बच्चों, हम उसको अलग अलग डिफाइन करके बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, विद्युत अपघटन द्वारा अपकरण। अब पढ़ेंगे हम लोग विद्युत अपघटन। देखिए हम पहले ऊष्मा द्वारा अपकरण पढ़े, उसके बाद कार्बन द्वारा अपकरण पढ़े, अब विद्युत अपघटन द्वारा अपकरण पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको हम शुरू में ही बताए थे, धातु को अयस्क को किस किस द्वारा अलग कर सकते हैं। देखिए धातु कर्म में अधिक क्रियाशील धातु को वैद्युत उपकरण द्वारा अलग करेंगे और जो कम क्रियाशील है उसको भर्जन और निष्पादन द्वारा अलग करेंगे। वही तो हम आपको बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से समझिए। समझ गए। यह देखिए थोड़ा सा लंबा है, ये दीर्घोत्तरीय में पूछा जाएगा, यह समझिए दीर्घोत्तरीय में पूछा जाएगा, और आराम से समझिए तो यह भी आप समझ जाइएगा, कुछ नहीं है। देखिए अब इसको हम बड़ा करके भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको पढ़ देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। कैसे बड़ा करेंगे, इसको हम काट के आपको बड़ा करेंगे। देखिए काट दिए। अब इसको हम आपको दिखाने में बढ़िया होगा, आपको समझाने में भी बढ़िया होगा। पहले यहाँ पढ़ देते हैं आपको। देखिए क्या कर रहे हैं, धातुओं का शुद्धिकरण। अपकरण मतलब शुद्धिकरण ही करेंगे विद्युत अपघटन के द्वारा, जो अधिक क्रियाशील है उसको। देखिए जितने भी धातुएं प्राप्त किए हैं वे सब पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। जितने भी धातु आप प्राप्त किए हैं वे पूर्ण रूप से क्या है, शुद्ध नहीं है। इसे शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को सहायता से तांबा, टीन, सीसा, सोना, जिंक, क्रोमियम, निकेल जैसे धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। समझिए इसी प्रक्रम से, विद्युत अपघटन विधि से। इस प्रक्रम में
अशुद्ध धातुओं को एनोड एवं शुद्ध धातुओं को कैथोड। आप कहिएगा एनोड कैथोड क्या है? देखिए यहाँ दिया हुआ है एनोड, आई कैथोड है, यहाँ बैटरी है, यहाँ स्विच लगा हुआ है, यहाँ से विद्युत डालेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहीं पर कहा जाता है शुद्ध धातु जो होता है कैथोड पर जमा होगा, इधर जो है यहाँ पर जो है शुद्ध धातु जमा होगा, और अशुद्ध धातु जो है एनोड पर जमा होगा, वही यहाँ बताया गया। देखिए ना, देखिए अशुद्ध धातु एनोड पर, अशुद्ध धातु कहाँ पर जमा होगा, एनोड पर, और शुद्ध धातु कैथोड पर इधर जमा होगा। इतना याद। जब इसके एनोड चित्र विद्युत उपघटन परिपथ में विद्युत प्रवाहित किया जाता है, जब यहाँ स्विच दबाया जाता है, विद्युत प्रवाहित किया जाता है, तो मोटा वाला अशुद्ध क्षार पिघलने लगता है। जो मोटा वाला जो अशुद्ध क्षार है वह पिघलने लगता है, और उसमें पिघला हुआ शुद्ध धातु पहले क्षार पर जाकर जमा हो जाता है। जो यह कैथोड है इस क्षार पर जाकर जमा हो जाता है, जैसा कि ऊपर से चित्र में दिखाया है, जैसा कि आप बगल में आपको चित्र में दिखाया गया है। क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर के धातु का अवकरण विद्युत उपकरण, जो क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातु है उसको इस विधि से अलग किया जाता है। देखिए उसके बाद दूसरा स्टार देख लिखा है, विद्युत उपघटन द्वारा शोधन में हम अशुद्ध धातु का एक एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु का एक कैथोड बनाते हैं। एनोड और कैथोड बनाए हैं, यहाँ पर शुद्ध धातु का, अशुद्ध धातु के लिए एनोड बनाते हैं, शुद्ध धातु के लिए कैथोड बनाते हैं। ठीक है, फिर उसे धातु के विलयन में ही डुबो कर रख देते हैं। धातु के विलयन में ही हम डुबे कर रख दिए हैं, देखिए डुबे कर रख देते हैं, और बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए बैटरी लगा हुआ है, देखिए ना स्विच है यहाँ, यह बैटरी है, बैटरी से जोड़ देते हैं। जब बैटरी से धारा प्रवाहित होता है, जब यह स्विच दाबते हैं तो एनोड में इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड पर जमा हो जाता है, एनोड से निकलकर कैथोड पर जमा हो जाता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम धातु को प्राप्ति गलित क्लोराइड से विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। किस कौन से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसको प्राप्त किया जाता है। इस विधि से में कैथोड पर धातु का एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। कैथोड पर धातु प्राप्त होता है, और एनोड पर क्लोरीन, एनोड पर क्या Cl पाया जाता है। एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। इस विधि को डॉफन विधि भी कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, डॉफन विधि भी कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को सहायता से सोडियम धातु की प्राप्ति करना। हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का गलनांक यानी द्रव्यमानांक को बहुत कम करने के लिए इसके मिश्रण में कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। ऐसा करके जब मिश्रण विद्युत अपघटन कराते हैं तो सोडियम धातु कैथोड पर प्राप्त होता है और क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होता है। देखिए सेम चीज है, आप एक बार और पढ़ सकते हैं। हम तो अपना फिगर भी नहीं लाए हैं, जो बच्चा स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम आपको इसका PDF भी पूरा भेज देंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं भेजेंगे, एकदम साफ सुथरा PDF भेज सकते हैं हम आपको, समझ गए। अब आगे आइए, आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो फिगर उसी से हम काटे हैं, जब समझा ही दिए तो फिगर का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब हम पढ़ेंगे हम थोड़ा सा कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम की प्राप्ति कैसे करेंगे। सोडियम क्लोराइड से हम क्या प्राप्त करेंगे, सोडियम की प्राप्ति करेंगे। समझिए, अभी सोडियम क्लोराइड हमको यहाँ से मिला था विद्युत अपघटन विधि से। देखिए सोडियम क्लोराइड मिला था, तो हम इसको सोडियम प्राप्त कैसे करेंगे, बहुत आसानी से। देखिए सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु को प्राप्ति विद्युत अपघटन विधि से की जाती है। इस विधि से सोडियम क्लोराइड को गलनांक को कम करके बताए गए हैं, अभी तुरंत बताए हैं कि बाहर के कैल्शियम को क्लोराइड को मिला देते हैं। इसमें मिश्रण जब विद्युत धारा को प्राप्ति की जाती है तो सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होता है। ये सेम चीज पीछे लिखा गया है, अभी पढ़े हैं। देखिए NaCl है ना, समुद्र के पानी में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी, सोडियम क्लोराइड भी, इस पर जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो Na हो जाएगा कैथोड पर, या हो जाएगा एनोड पर जमा हो जाएगा, बस ये प्राप्त हो गया। कितना आसान है। आप पढ़िए, अल्युमिनियम ऑक्साइड से अल्युमिनियम धातु की प्राप्ति।
अब हम लोग अल्युमिनियम धातु की कैसे प्रकार के, अल्युमिनियम ऑक्साइड तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसको ऑक्साइड से हम अल्युमिनियम कैसे, ऑक्सीजन कैसे हटाएंगे। अल्युमिनियम ऑक्साइड को विद्युत अपघटन से एल्यूमिना की प्राप्ति होती है। विद्युत अपघटन से एल्यूमिना की प्राप्ति होती है, जो विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता, जो विद्युत का अच्छा चालन नहीं होता। विद्युत एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिना प्राप्त होता है विद्युत अपघटन के बाद, जो कि विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। इसका द्रव्यमानक भी काफी उच्च होता है। इसे अच्छा सुचालक बनाने के लिए तथा इसके गलनांक कम करने के लिए बाहर से क्रायोलाइट यानी Na3AlF6 एवं फ्लोस्पार CaF2 मिला देते हैं। ऐसे करके तब इसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति कैथोड पर होता है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। यह दोनों मिलाकर क्रायोलाइट और फ्लोस्पार, यह दोनों मिलाकर हम लोग विद्युत अपघटन कराएंगे, तभी हमको एल्युमिनियम धातु कैथोड पर प्राप्त होगा, एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं, कैथोड पर अल्युमिनियम प्राप्त होगा, एनोड पर ऑक्सीजन धातु प्राप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर से लिखा गया है। आपका थोड़ा सा क्लास देखते हैं कितना बड़ा है, यानी 45 स्लाइड है इस पूरे पेज में, समझ गए। हम लोग पढ़ चुके हैं 35 स्लाइड, 10 स्लाइड बचा हुआ है। समाप्त कर दें, समाप्त कर सकते हैं। बहुत आसान ही है, पढ़ ही देते हैं। अब समाप्त ही कर देते हैं, इतना बता ही देते हैं। 3 वीडियो में अब हम अदा किए हैं तो 2 वीडियो तो हम बता चुके हैं। दूसरा वीडियो बड़ा बनता लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, समझिए, इस कारण से वो थोड़ा सा छोटा हो गया। तो समझिए, इसको पढ़ा ही देते हैं, 10-5 मिनट लगेगा, कोई ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, समझ गए। अभी हम लोग 40-45 मिनट ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए। 1 घंटा तो पढ़ सकते हैं, 50 मिनट। अल्युमिनियम धातु को प्राप्ति किस अयस्क से किया जाता है, यह पूछा जाता है। तो यह जो है बॉक्साइड से किया जाता है। अल्युमिनियम धातु का अयस्क कौन है, बॉक्साइड, या पहले भी हम आपको बताए हैं। तो इसका क्या है रासायनिक सूत्र, Al2O3 2H2, 2 हाइड्रेट आप पढ़ सकते हैं। अल्युमिनियम ऑक्साइड के 2 हाइड्रेट, समझ गए, इतना आप कह सकते हैं, याद कर लेंगे, बॉक्साइड वही काफी है। एनोडीकरण किसे कहते हैं, आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। अल्युमिनियम धातु के ऊपर ऑक्सीजन का मोटा परत बन जाना ही एनोडीकरण कहलाता है। एनोडीकरण क्या कहते हैं, अल्युमिनियम धातु के ऊपर जो ऑक्सीजन का मोटा परत बन जाता है उसी को हम एनोडीकरण कहते हैं। इससे अल्युमिनियम धातु को मजबूत हो जाता है। इससे क्या होता है, अल्युमिनियम धातु मजबूत होता है। जैसे अल्युमिनियम धातु का एक एनोड लेकर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कराने पर एनोड पर ऑक्सीजन के कारण अल्युमिनियम ऑक्साइड को मोटा परत बन जाता है। इस क्रिया को ही एनोडीकरण कहता है, समझ गए। देखिए, जैसे में यह समझाया गया है कैसे एनोडीकरण होता है, तो आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने की विधि, शुद्ध धातु को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे वह भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैग्नीशियम धातु प्राप्ति कैसे करेंगे की जाती है, यह भी देखिए। मैग्नीशियम धातु को प्राप्ति मैग्नीशियम ऑक्साइड से करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड कहां से आता है हम बता चुके हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराने तो मैग्नीशियम धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम उपचाय ऑक्सीकरण का कार्य करता है, अल्युमिनियम ऑक्सीकरण का कार्य करता है। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये है, इसको अल्युमिनियम मैग्नेसाइड हो गया, प्लस अल्युमिनियम ऑक्साइड और ऊष्मा प्राप्त होगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड और ऊष्मा प्राप्त होगा। लोहा धातु प्राप्त करने की ऐसे की जाती है, तो बहुत अच्छा से आप बता सकते हैं। लोहा धातु प्राप्त हेमेटाइट नामक अयस्क से किया जाता है। किससे किया जाता है, हेमेटाइट नामक अयस्क से किया जाता है, याद रखें, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। इसके अयस्क के साथ एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाकर गर्म करने से लोहा धातु को प्राप्ति होती है। इसके साथ क्या होता है, इसके अयस्क के साथ एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाकर गर्म करने से लोहा धातु को प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम का चूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जैसे पीछे में बताए थे हम लोग। देखिए, आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम मिलाएंगे
तो आयरन बनेगा और आयरन ऑक्साइड और ऊष्मा इधर निकल जाएगा। समझ गए। देखिए पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इन सभी धातुओं को प्राप्ति विद्युत अपघटन विधि से की जाती है तथा जिंक, लोहा, लेड, कॉपर धातु की प्राप्ति कार्बन उपचया विधि से की जाती है। सोना और चांदी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोना जो है ना, चांदी ऐसे पाया जाता है, उसको शुद्ध नहीं किया जाता है, शुद्ध पाया जाता है। ठीक है। संक्षारण क्या है? संक्षारण होने का शर्त और संक्षारण से बचाव के उपाय को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह समझिए। संक्षारण मतलब जंग लगना। तो यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिससे क्रियाशील धातु नमी युक्त वायु में अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे यह देख रहे हैं ना, आपका रिंच जो है लाल भूरा हो गया है, यह जो सिकरी जो है ऐसा हो गया है, तो इसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। नमी युक्त वायु में नमी होता है, इसी से आपका ऐसा जंग लगता है। जैसे जल के संपर्क में आएगा लोहा, वो अपना अभिक्रिया कर लेगा। तो देखिए संक्षारण होने का शर्त क्या है? वायु की उपस्थिति। जहां वायु है वहीं संक्षारण होगा, नहीं तो नहीं। आप बंद कोठरी में रख दीजिए निर्वात में, तो कभी भी लोहा में जंग नहीं लगेगा। जल की उपस्थिति होना चाहिए, जल भी नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा, जल होगा तभी लगेगा। धातु की क्रियाशील होना, धातु की क्रियाशील भी होना चाहिए। देखिए संक्षारण की बचाव क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पेंट की सहायता से, उसको अगर पेंट कर देते हैं तो आप जंग लगना से बच जाए। स्नेहक का प्रयोग यानी ग्रीस या मोबिल उस पर डालकर उसका बचा, जस्ता का परत चढ़ाकर, इलेक्ट्रॉन को बाहर करके, उसमें इलेक्ट्रॉन को तो बाहर नहीं कर सकते, ये तीनों प्रक्रिया आप कर सकते हैं आराम से। समझ गए। 24 कैरेट शुद्ध सोने का क्या अर्थ होता है? 24 कैरेट सोने का अर्थ होता है 100% शुद्ध है। यह सोना क्या है? 100% शुद्ध, अर्थात उसमें और कोई दूसरा धातु मिला हुआ नहीं हो, उसे हम 24 कैरेट सोना कहते हैं। 24 कैरेट सोना का अर्थ होता है वो 100% शुद्ध है सोना, उसमें कोई भी अशुद्धि के रूप में नहीं है। 18 कैरेट शुद्ध सोना का क्या अर्थ होता है? 18 कैरेट शुद्ध सोना का अर्थ होता है 24 ग्राम आभूषण में 18 ग्राम सोना एवं 6 ग्राम तांबा और चांदी मिला होता है। 18 कैरेट सोना में क्या होता है? 24 ग्राम अगर सोना खरीदिएगा ना, 18 ग्राम सोना रहेगा और 6 ग्राम तांबा या चांदी मिला हुआ रहेगा आपका, उसी को हम 18 कैरेट सोना कहते हैं। ठीक है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? बस ये तो हम पहले भी पढ़े हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि समान ताप पर वह अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। वह समान ताप है ना, अभी जैसे बाहर रखेंगे तो आग जलने लगेगा सोडियम, समझिए, इसलिए उसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इतना बात याद रखेंगे। कहता है आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है, यह सब आपको दे दिया है। ठीक है। अब देखिए इसका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे करेंगे, दोनों में अंतर आप कैसे करेंगे? तो देखिए हम लोग ऐसे करेंगे बहुत आसानी से। दिए गए उपकरण को चित्रानुसार सजा लेंगे। देखिए जो चित्र है ये ऐसे सजा लेंगे। देखिए यह बैटरी है, क्या है? यह बैटरी है। यह क्या है? बल्ब है। समझ गए। यह सब तार है। समझिए इस तरह सजा लेंगे। जब बहुत सारे पदार्थ का प्रयोग इस परिपथ में एक साथ किया जाता है तो जिन पदार्थ से बल्ब जलता है वह धातु के श्रेणी में होता है। वह धातु के क्या होता है? श्रेणी में होता है। और जिन पदार्थ से बल्ब नहीं जलता है यह अधातु के श्रेणी में होता है। इस परिक्रम को करने के बाद धातु के साथ एक छोटी सी प्रक्रिया और की जाती है। सभी को हथौड़ा के माध्यम से चोट पहुंचाया जाता है। सभी को हथौड़ा के माध्यम से क्या पहुंचाया जाता है? चोट पहुंचाया जाता है। तो जिस पदार्थ से टन या झन की आवाज होता है उसे धातु के श्रेणी में रखते हैं, और मद की आवाज आता है, भद भद की आवाज आता है तो उसे अधातु के श्रेणी में रखा जाता है। यानी धातु और अधातु यहाँ कहीं रहा है। अधातु और धातु के श्रेणी में आप कैसे विभेद करेंगे? आप मारिएगा, हथौड़ा मारिएगा ना, किसी में टन टन की आवाज करेगा तो समझिएगा धातु है, और किसी में भद भद का आवाज करेगा उसमें कहिएगा वो धातु है। वही चीज लिखा हुआ है, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। ऊपर के प्रयोग में ग्रेफाइट के लिए लागू नहीं होता। ग्रेफाइट के लिए यह प्रयोग आप नहीं, जैसे मारिएगा तो टूट जाएगा, समझ गए, वह भंगुर हो जाएगा,
टूट जाएगा, इसलिए प्रयोग उसमें। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखें। देखिए, वैसे धातु को ऑक्साइड जिसके प्राकृतिक अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। पहले भी बताया है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, समझ गए। जिंक ऑक्साइड हम कह सकते हैं या उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, समझ गए। आगे आइए, लोहे को जंग से बचने के दो तरीका बताया, अभी तुरंत बताया है, फिर से बताते हैं। एसन लेपन करेंगे, यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें कम क्रियाशील धातु को ज्यादा क्रियाशील धातु का परत चढ़ाया जाता है। लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाकर पेंट करके आप जंग लगने से बचा सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसे ऑक्सीजन बनाते हैं? देखिए, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु अम्लीय या उदासीन ऑक्सीजन बनाते हैं, अम्लीय और उदासीन ऑक्सीजन बनाते हैं, इतना बात याद रखेंगे। देखिए अगला है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी आई है, इतना याद रखेंगे। निम्नलिखित कारणों से इसको आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है प्लेटिनम, सोना, चांदी को। क्या? यह मंद अभिक्रिया, जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसमें बहुत तेजी चमक होता, तेज चमक होता है, क्योंकि आगे से दिखता है लोग को कि यह कुछ पहना हुआ है, चमकता है। इसमें संचारण की क्रिया बहुत कम होता है, इसमें जंग लगता नहीं है, समझ गए। यह बहुत पुराना होने के बाद भी चमक बना रहता है, या कितना पुराना हो जाएगा ना चांदी सोना तो वह चमकते रहता है, लोहा नहीं चमकता है, नहीं तो लोहों को लोग आभूषण बनाते रहते, समझ गए, यही कारण है। अगला हम पढ़ेंगे सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? क्योंकि समान ताप पर जलने लगता है, यह भी बताया है सोडियम के बारे में, तो उसी चीज यह सब अभी अधिक अभिक्रियाशील है, तो यह पहले भी हम आपको बताए हैं, फिर बता देते हैं। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम अधिक क्रियाशील होने के कारण यह सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण यह जलने लगता है, इसलिए इसे तेल में डुबो कर रखा जाता है। कौन तेल में? किरोसिन तेल में। अल्युमिनियम अत्यंत अधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है, क्यों? यही कारण है। अल्युमिनियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो अल्युमिनियम के ऑक्साइड नामक एक परत बना लेता है, जो अल्युमिनियम धातु के संक्षारित होने से रोकता है। यही कारण है कि अल्युमिनियम धातु का उपयोग खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है, इतना ही याद रखेंगे। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है, क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑक्साइड से धातुओं को प्राप्ति जल्दी और आसानी से की जा सकता है, नहीं तो कार्बोनेट अगर प्राप्त रहेगा तो प्राप्त करने में बहुत दिक्कत होगा, समझ गए। यह सब बताए हैं आपको, उसी का यह है। देखिए बस आप लास्ट ही है आपका 2 स्लाइड 3 स्लाइड, बस 3 स्लाइड बचा हुआ है, तो आपका पूरी तरह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, कार्बन तथा उसका यौगिक, तो आपको उसके बाद समाप्त ही समझिए, 5 तो कुछ है नहीं आवर्त सारणी वाला, उनका बहुत आपको अभी तक मैं समझा चुके हैं, बहुत ही बुक ही समाप्त कर चुके हैं। आपका लगातार मैथ भी चल रहा है, सब विषय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, आपको वादा किए हैं दिसंबर से पहले समाप्त करेंगे। आपने तांबे को मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते समय अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन के साफ करने में क्यों प्रभावी है, मतलब अच्छा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है वो हम लिखेंगे। तांबा के बर्तन के ऊपर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का हरा परत होता है, इस परत पर जब नींबू या इमली का रस रखा आता है तो अभिक्रिया करने पर वह परत हट जाता है, जिससे कारण बर्तन चमकने लगता है, समझ गए। एक महिला अपने आभूषण के एक सुनार के यहाँ साफ करने के लिए देता है, वह एक विशेष विलयन में डाल देता है तो कंगन नए की तरह चमकने लगता है, लेकिन उनका वजन बहुत कम हो जाता है। यह महिला दुखी होती है तो आप एक जासूस की तरह बताइए कि वह क्या मिलाया था। बस ये देखिए, यही चीज कहता है एक्वारेजवा कहा जाता है। यह विलयन का नाम है एक्वारेजवा। क्या नाम है? एक्वारेजवा। एक्वारेजवा
जिसे अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है। HCl.HNO3 यानी 3:1 में यह रहता है, मिश्रण होता है। यह सोना के और प्लेटिनम जैसे अधातु को गलने की क्षमता रखता है। सोना और प्लेटिनम, सोना कभी यह गला देगा एक्वारेज बात, समझ गए। इसलिए कभी भी कोई साफ करने वाला आवे तो उसको नहीं दीजिए, नहीं तो आधा सोना ही रख लेगा उसको गलाकर, समझ गए। तो अब कहते हैं एक्वा रेजवा क्या है, अभी पढ़े थे एक्वा रेजवा गला सकता है सोना को, उसको पढ़ेंगे। यह रोयल जल का लेटिन शब्द है, रोयल जल का लेटिन शब्द है, जिसका सांद्रण HCl और HNO3 यानी 3:1 के अनुपात में मिले होते हैं। इसे मिश्रण को ही एक्वा रेजवा कहते हैं। इसे भव कता हुआ द्रव भी कहा जाता है। किसे भवकता हुआ द्रव कहते हैं? एक्वा रेजवा को। यह सोना एवं प्लेटिनम जैसे धातु को आसानी से गला सकता है। इस मिश्रण का उपयोग आभूषण को साफ करने में किया जाता है, साफ करने में किया जाता है क्योंकि गला देता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। क्यों? तो इसका मुख्य कारण वही है, तांबा मंद क्रियाशील होने के कारण यह जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि लोहा, इस्पात मतलब लोहा, लोहा इस्पात मतलब लोहा गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको नहीं बनाया जाता है। ठीक है। तो जब धातुओं को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक धुंधेला परत बन जाता है। क्यों? तो हम कह सकते हैं धातु वायु से अभिक्रिया कर अपने ऑक्साइड और कार्बोनेट, सल्फेट का परत बना लेता है, जिसके कारण उसका ऊपरी परत धुंधला दिखाई देता है, जिसके कारण उसका ऊपरी परत क्या दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। अब आइए कह रहा है कि मैग्नीशियम या कैल्शियम धातु जल के ऊपरी सतह को क्यों तैर जाते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम धातु जल के ऊपरी सतह पर क्यों तैरते रहता है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो आप लिखिएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा बनाता है, लेकिन ऊष्मा में इतना ताकत नहीं होता है कि हाइड्रोजन गैस को जला दें, जिससे H यानी हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम और कैल्शियम पर चिपक जाता है, जिससे यह और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करते, ये वाष्प से अभिक्रिया करते हैं, जैसे यहाँ की समीकरण दिया हुआ है। थोड़ा सा ऊपर में आप इतना भी याद रखते हैं तो काफी। ठीक है। आप देखिए वो अंत में बचा हुआ है उप धातु। क्या हम धातु और धातु के बारे में पूरा पढ़ा दिए, तो थोड़ा सा उप धातु भी पढ़ लीजिए। वैसे तत्व जिसका गुण धातु और अधातु के बीच हो उप धातु कहलाता है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, यह सब क्या है? उपधातु है। और इसी के साथ यह आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, चौथा चैप्टर में। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।